हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश, सरस्वती विद्या मंदिर बरवसेना बेतिया। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस में एक नया चैप्टर 8, जिसका ये पहला वीडियो है और चैप्टर का नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इन तीनों नामों के बारे में आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, इन लोग के बारे में जानते भी होंगे। साइक्लोन क्या होता है, विंड क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग उसे डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में जो एयर मौजूद है वो हमारी पृथ्वी पर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो दिखने में कुछ इस तरह होता है अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो। ये एटमॉस्फेयर पृथ्वी को चारों तरफ से ढक के रखता है और जहाँ पे हम खड़े हैं यानी पृथ्वी के तल से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर तक ये पाया जाता है। तो पृथ्वी के आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसकी ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर तक होती है, जिसे लगभग 5 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इनमें से जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे हवा का बहना, साइक्लोन या बारिश या उससे रिलेटेड, हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, हमारे मौसम से रिलेटेड जितनी भी शरीर की घटनाएं होती हैं, ये सभी घटनाएं सबसे निचले स्तर यानी कि ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ये ट्रोपोस्फेयर हमारे ज़मीन से यानी कि हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ से ऊपर 20 किलोमीटर तक लगभग पाया जाता है। और जितने भी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, जितनी भी चीज़ें सब पाई जाती हैं इसी 20 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती हैं। उसके ऊपर जैसे जैसे जाते हैं उसमें एयर की मात्रा, हवा की मात्रा बहुत कम होती चली जाती है और 10,000 किलोमीटर पर जाते जाते लगभग नहीं के बराबर कुछ रेयर गैसेस जैसे हाइड्रोजन या अदर गैसेस जो बहुत हल्की होती हैं सिर्फ वही पाई जाती हैं। तो ये एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी के आसपास एक ब्लैंकेट का काम करता है और हम लोग जानते हैं कि अगर ये एटमॉस्फेयर हमारे आसपास ना रहे तो इस पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर ये एटमॉस्फेयर पाया जाता है और इसी कारण से इस पृथ्वी पर जीवन भी पाया जाता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसमें एयर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और वाटर वेपर्स भी हैं। तो ये एयर क्या है? एयर, द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड एयर। यानी हमारे आसपास जो गैसेस का मिक्सचर पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, बहुत तरह की गैसेस पाई जाती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी गैसेस हैं जो पाई जाती हैं, लेकिन ये सभी गैसेस प्रमुख हैं। इस एयर में सबकी मात्रा लगभग फिक्स होती है। जैसे ऑक्सीजन 20.9%। अब ये 20.9% करने का मतलब इतना ही नहीं रहेगा, 20.8% हो सकता है, 20.7% हो सकता है, 21% हो सकता है। यानी कि इसी आसपास के रेंज में ये घूमता रहेगा, कभी कम तो कभी ज़्यादा। उसी तरह नाइट्रोजन 78.1% या 78.09% बोल सकते हैं। ये समय के साथ वेरी करता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, आर्गन 0.9% और इसके अलावा और भी अदर गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। जैसे नीचे नाम लिखा गया है यहाँ पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें गैसेस का मात्रा, ए फिक्स अमाउंट। समय के साथ इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है, कभी ज़्यादा या कभी कम, लेकिन बहुत कम बदलाव होता है। अगर इनमें ज़्यादा बदलाव हो जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाए,
या सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि की मात्रा बढ़ जाए, जो कि हम लोग पॉल्यूटेंट गैसें हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बताया था एसिड रेन के बारे में कि ये सभी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये सब पॉल्यूटेंट गैसें हैं। अगर इनकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो हमारे लिए ये हानिकारक हो सकती है। ये एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो जाएगा, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होगा और एयर पोल्यूशन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इन सभी गैसेस का मात्रा बदलना हमारे लिए हानिकारक है। तो इसलिए ये फिक्स्ड अमाउंट में ही लगभग घूमती रहती हैं। जैसे ही मात्रा चेंज होगा ये हम लोग कहेंगे कि ये पोल्यूट हो गया, यानी कि एयर पोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल 0.05% और वाटर वेपर 0.2% पाए जाते हैं। ये एटमॉस्फेयर के मात्रा में से 0.05% है और 0.2% है। गैसेस में से नहीं, गैसेस में इनको ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये सभी तीन चीज़ें, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर, ये तीनों मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण करती हैं और इसी एटमॉस्फेयर में हम लोग जीवित रहते हैं। और जब लोग जानते ही हैं कि अगर ये ना रहे तो हमारे लिए क्या हो सकता है। तो चलिए कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो एटमॉस्फेयर के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। कुछ 11 फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन हज़ारों फैक्ट्स हो सकते हैं, हज़ारों जानकारियाँ हो सकती हैं इनके बारे में। आप लोग प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। मैंने सिर्फ 11 लिखी है यहाँ पे। जैसे पहला नंबर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। मैंने कहा कि अगर पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। नो एटमॉस्फेयर नो लाइफ। तो एटमॉस्फेयर के कारण ही लाइफ पाया जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एयर इज यूज इन प्रोटीन। हमारे शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है, जैसे हम लोग फूड कंपोनेंट्स पढ़े थे, फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, उसमें से जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बनाने में इसी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस गिव्स लाइफ टू द ऑर्गेनिजम्स। जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु, बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक, इन सभी को लाइफ देने का काम ये ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन या गैस फॉर लाइफ। चौथा है, एनीथिंग कैन नॉट बर्न विदाउट गैस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ जलती हैं उनके जलने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन हमारे आसपास अगर ना रहे तो ये गैसें या कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। यानी कि बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ नहीं जल सकता। पांचवा, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कैन बी बोथ गुड एंड बैड। हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, वो हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभकारी भी है। कैसे? हम लोग जानते हैं कि पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं और वो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही बन सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले तो भोजन नहीं बनेगा, और भोजन नहीं बनेगा तो कोई भी प्राणी, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनको भोजन नहीं मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे भोजन में भी उपस्थित है। हमारे ग्रह यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जिसका एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास मनाया जाता है, वो कम हो सकता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे। तो पृथ्वी को गर्म रखने में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए 0.03% से 0.4%, 0.5% या कुछ अधिक हो जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। इससे क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगा, और ग्लोबल वार्मिंग होना हमारे लिए हानिकारक है। तो इसलिए कहा गया ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे लिए गुड भी है और बैड भी। छठा, कंपोजिशन ऑफ एयर इज चेंज एज वी गो अप। जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अपने जहाँ पे खड़े हैं उससे अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो जो एयर में कंपोजिशन है, ऑक्सीजन 21% के आसपास, नाइट्रोजन 78% के आसपास, ये जितने भी कंपोजिशंस हैं ये कम होने लगते हैं, बदलने लगती हैं। जैसे अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, जितने भी माउंटेनियर्स हैं वो अपने साथ गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा
कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे ये सभी गैसेस की मात्रा कम होती जाएगी, कंपोजिशन बदलता चला जाएगा। और ये सभी जो मेन गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये ट्रोपोस्फीयर में 20 किलोमीटर तक ही पाई जाती हैं, उनके ऊपर तो ये पाए नहीं जाते हैं। तो हम लोग ऊपर जाने के साथ ही इनका कंपोजिशन बदल जाता है। एयर प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन फ्रॉम द मेटेरियल्स। ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास एक ब्लैंकेट का काम करता है, और ब्लैंकेट हमें बाहरी चीज़ों से, बाहरी हमलों से बचाता है। सूर्य से आने वाली किरणों से हमें बचाता है, जो हानिकारक गैसेस हैं, जैसे हानिकारक किरणें हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे हम लोग की रक्षा करता है। जो ओजोन स्फीयर है, ओजोन का जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमारी रक्षा करता है सूर्य से आने वाले इन हानिकारक गैसों से, जिससे हम लोग स्किन कैंसर हो सकता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसके अलावा जो मीटेराइट्स यानी कि बाहर हमारे पृथ्वी के आसपास जितने भी पत्थर, जिसे हम लोग एस्ट्रॉयड्स कहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने लगते हैं, तो इसके साथ वो फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और एटमॉस्फेयर में इंटर करने के साथ जो फ्रिक्शन होता है, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा गर्म होकर ब्लास्ट कर जाते हैं, टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। और जब तक वो 10 किलोमीटर का रेंज कवर करके पृथ्वी तक पहुँचते हैं, यानी कि हम तक पहुँचते हैं, तब तक वो नष्ट हो चुके होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो एक तरह से इन मेटेरियल से हमारी रक्षा करता है ये एटमॉस्फेयर। 8वां, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हॉट एंड कोल्ड। जैसे मैंने कहा कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहे तो हमारा पृथ्वी दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंड में भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाउ डस्ट पार्टिकल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। हमारे आसपास ठंडी के मौसम में जो कुहासा घिरता है, वो कुहासे के लिए भी ये डस्ट पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं। 10वां, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज हेल्प्स इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में आप लोग ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़े हैं। इस वाटर साइकिल के लिए भी ये एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है। समुद्र से या जितने भी वाटर वेपर बनते हैं उनको एटमॉस्फेयर में मिक्स होना, उनको दूर दराज एरिया में जहाँ पे पानी नहीं पाया जाता है वहाँ पे ले जाकर बारिश करना, पानी पहुँचाना, ये सारे काम एटमॉस्फेयर के द्वारा किया जाता है। तो एटमॉस्फेयर बारिश के द्वारा पृथ्वी के दूर दूर की जगहों पर पानी पहुँचाने का काम करता है, और ये वाटर साइकिल का निर्माण करता है। लास्ट है, द एयर अराउंड अस इज़ अबाउट 1000 kg ऑफ वेट ऑन आवर हेड। यानी कि ये जो गैसेस हैं दिखने में बहुत हल्की हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर है हमारे सर के ऊपर। यानी कि इनका टोटल वेट लगभग 1000 किलो होता है। भले ये हल्की है लेकिन मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए टोटल वेट लगभग 1000 किलो तक होता है, और 1000 किलो का वेट हमारे सर पे हमेशा रखा रहता है। लेकिन हम लोग को वो चीज़ महसूस नहीं होता कि हमारे सर पर 1000 किलो का गैस रखा हुआ है, 1000 किलो का एटमॉस्फेयर रखा हुआ है, हम लोग इसको महसूस नहीं कर सकते। तो यहाँ तक था एयर के बारे में फैक्ट्स। उसके बाद अगर ये एयर फ्लो करना शुरू कर दे, बहना शुरू कर दे, तो उसे हम लोग विंड कहते हैं। तो विंड का डेफिनेशन होगा, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि हवा यानी कि एयर का बहना ही विंड कहलाता है। अभी विंड हमारे लिए बहुत लाभकारी है, और इसका लाभ मैंने ये 11 फैक्ट्स के द्वारा समझाने का आपको प्रयास किया। लेकिन अगर इसका स्पीड ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जैसे सिर्फ कुछ दिन पहले 21 मई और 2 जून, इन 2 डेट्स के अंदर 2 बड़े बड़े साइक्लोन्स पृथ्वी भारत में आ चुके हैं। 21 जून को अम्फन नाम का एक साइक्लोन आया था, जिसका स्पीड लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटा था। और 260 किलोमीटर प्रति घंटा ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है उस एरिया में ये तूफान बना, और 260 किलोमीटर प्रति घंटा से के स्पीड से इसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के एरियाज़ को हिट किया, जिसके कारण वहाँ पे करोड़ों की क्षति हुई।
21 मई को 2020 और कहा जाता है ये पिछले 20 सालों में सबसे स्ट्रॉन्ग तूफान था, सबसे मजबूत तूफान था, जिसका स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके अलावा दूसरा तूफान आया था 2 जून 2020 को, जिसका नाम था निसर्ग और इसका स्पीड था 120 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा kmph किलोमीटर पर आवर, जो गुजरात में आया था अरेबियन सी में और उसने गुजरात को हिट किया। क्योंकि इसका स्पीड 120 या 140 के आसपास था, इसलिए इसके थोड़ा नुकसान कम हुआ। ये जो हवाएं चलती है, ये हवाएं हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि इनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। अगर स्पीड कम रहे तो हमारे लिए ठीक है, हम लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इस पृथ्वी पर सबसे हाईएस्ट स्पीड एयर का जो मेजर किया गया है वो 12 अप्रैल 1934 को USA वाशिंगटन, माउंट वाशिंगटन नाम की जगह पर मेजर किया गया था। उस समय उसकी स्पीड लगभग 372 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अभी तक का पृथ्वी पर सबसे हाईएस्ट स्पीड है विंड का, जो कि 1934 में आया था अमेरिका में, 372 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच सकते हैं कि जब अम्फन तूफान जिसका स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा था वो इतना नुकसानदायक हो सकता है, तो ये कितना नुकसानदायक रहा होगा। ठीक है, तो इन हवाओं के कारण हमें बहुत नुकसान होता है, करोड़ों की क्षति होती है, जान माल की क्षति होती है। और ये साइक्लोन्स कुछ इस तरह दिखते हैं, सेटेलाइट से अगर देखा जाए ऊपर से सेटेलाइट के द्वारा तो इस तरह दिखाई देती हैं। और जब ये कोस्ट को रीड करती हैं, जब ये कोस्टल रीजन को हिट करती हैं, तो उस समय ये आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसके कारण जो कि लहरें, ये जो साइक्लोन है हमेशा समुद्र के रीजन से ही उठती है, इसीलिए उस समय समुद्र में भी बहुत ज़्यादा हलचल होती है। उस समय समुद्र की जो लहरें हैं बहुत ऊंची ऊंची 20 मीटर, लगभग 8 मीटर से 20 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि विंड, इसका इफ़ेक्ट। वैसे साइक्लोन का जो डिटेल है, कैसे बनता है, क्या होता है, इसी चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो विंड, इसकी उपस्थिति का महत्व और इसका ज़्यादा होना हमारे नुकसानदायक कैसे है, यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में हो सकते हैं, जिसे जानने का प्रयास कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।